नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ज्योग्राफी ऑप्शनल की पूरी तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लाया है आपके लिए बिल्कुल फ्री कोर्स। उसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे जाएंगे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी और बीपीएससी के। तो पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे पिछले 5-6 सालों के और पूरा ट्रेंड एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस को पढ़ना है यहाँ पे, और फिर पूरा कोर्स करेंगे। उसके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सारी दे दी गई है आपको। वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और प्लस अपना फीडबैक कमेंट सजेशन जरूर दीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन की बेल जरूर दबा लीजिए। फ्री वाले टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुशीर खान स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मेंस डिस्कशन सीरीज में। स्टार्ट करते हैं अब अपना वीडियो। जो हमारा ये वीडियो है, इसका आज का जो टॉपिक है वो क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान से जुड़े जितने भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मेंस में पूछे गए हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। जो हमारा ये वीडियो सेशन है, इस वीडियो सेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है वो मैप बेस रखा है और इसका टॉपिक से कोई भी लिंक या जुड़ाव नहीं है। मैप बेस्ड क्वेश्चन हम इसलिए देखेंगे कि जब हम पीटी में किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं या फैक्ट्स को हम तैयार करते हैं तो उनसे जुड़े जो हमारे मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनका क्या सिनारियो होता है और किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो हर वीडियो का जो मेरा पहला क्वेश्चन होगा उसमें हम कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो जिसमें हमें कुछ प्लेसेस हैं जो बताई गई हैं या पूछी गई हैं हमसे, उनका हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है। और ये जो प्लेसेस हैं या तो फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, कल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट हैं और हमें उनके बारे में डिस्क्रिप्शन से 30 वर्ड्स में लिखना है। तो जो सबसे पहला हमारे पास प्लेस जो हमें दी गई है उसका नाम है थुम्बा। थुम्बा के बारे में एक सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये कि थुम्बा तिरुवनंतपुरम के पास केरल में सिचुएटेड है। साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी है। जब हम सेकंड पे बात करते हैं तो भोरघाट। भोरघाट महाराष्ट्र में एक पास है जो कि खंडाला को खोपोली से जोड़ता है, और अगर हम सिटीज़ की बात करें तो मुंबई को पुणे से जोड़ता है और फिर फर्दर ये कनेक्ट करता है बेंगलुरु को। थर्ड वन पे अगर हम चलते हैं तो श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला अगर इसके बारे में हम देखें तो ये एक कल्चरल साइट है और ये जैन पिलग्रिमेज यानी कि जैन तीर्थ स्थल है। यहीं पर गोमतेश्वरा जो स्टैच्यू है वो सिचुएटेड है। साथ ही साथ यह कर्नाटक के हासन डिस्ट्रिक्ट में आता है। जो ये स्टैच्यू है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसे बनाया था गंग डायनेस्टी के चनवुनदराया जो कि एक मिलिट्री कमांडर थे। हम अगर फोर्थ की बात करते हैं कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है जो कि एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि कभी पास्ट में सरस्वती रिवर इसके बैंक्स या फिर सरस्वती रिवर के बैंक पे ये सिचुएटेड था। जब हम बात करते हैं फिफ्थ वन यानी कि गंगा सागर, तो गंगा सागर यह एक द्वीप है जो कि गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में है। कोलकाता से ये 100 किलोमीटर की दूरी पे है और इसको हम सागर द्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी कुछ प्लेसेस थी जिनका हमें डिस्क्रिप्शन लिखना था और साथ ही हमें एक मैप दिया रहता है जहाँ पर हमें इनको लोकेट भी करना होता है। तो अगर हम इसको मैप पे लोकेट करें तो मैप पे लोकेट करने के लिए सबसे पहला हमारे पास थुम्बा, तो थुम्बा हमारे पास यहाँ कहीं लोकेटेड है। अगर हम भोरघाट की बात करें तो भोरघाट यहाँ पर। नेक्स्ट की बात करते हैं श्रवण बेलगोला, तो श्रवण बेलगोला हमें यहाँ कहीं मिलेगा। कालीबंगन की बात करें अगर तो कालीबंगन राजस्थान में है जो कि यहाँ पर है। साथ में अगर हम देखें गंगा सागर, तो गंगा सागर हमें बंगाल में यहाँ कहीं मिलेगा। तो यह कुछ हमारे मैप बेस्ड प्लेसेस थी जिनको हमें लोकेट करना था और कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना था। फर्दर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो
जो हमारे टॉपिक से जुड़ा है क्लाइमेटोलॉजी में। जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें हमसे ये कहा गया कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति, प्रगति एवं वापसी की व्याख्या कीजिए और भारत की अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि हमें मानसून का ओरिजिन, उनका प्रोग्रेस और उनका रिट्रीट हमें बताना है और उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी पर पड़ते हैं। तो जब हम बात करते हैं मानसून की, तो मानसून की एक सबसे पहली बात, और हम इसके बारे में एक बात ये भी बताएं, जो भी मेंस का आंसर होगा आप सब ये कोशिश करिए कि उसका इंट्रोडक्शन बेस्ट से बेस्ट होना है। कभी भी क्वेश्चन को चेक करते टाइम या आंसर को चेक करते टाइम एग्जामिनर सबसे पहले इंट्रोडक्शन को ही देखेगा। अगर आपका इंट्रोडक्शन एक अच्छा इंट्रोडक्शन होगा तो वो फर्दर भी उसी इंटरेस्ट से रीड करेगा, और लास्ट अगर आप अपने आंसर को बहुत अच्छे से कंक्लूड करते हैं तो ये और ही अच्छा होगा, आपकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी और मार्क्स में भी आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे कि हम बात करते हैं भारतीय मानसून की, तो भारतीय मानसून के बारे में ये कहा गया कि यह वह विंड्स होती हैं जो कि सीज़न टू सीज़न अपने डायरेक्शंस को चेंज करती हैं। अगर हम अपने डायरेक्शन को चेंज करने की बात करें तो जैसे समर सीज़न में यह विंड्स सी से लैंड की तरफ चलती हैं, विंटर सीज़न में ये लैंड से सी की तरफ चलती हैं। इन्हीं डायरेक्शन के ऊपर कोपेन ने एक बार स्टेटमेंट दिया कि जो मॉनसून विंड्स हैं वह एक टाइप से या एक प्रकार से सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, जिसे हम स्थल समीर और समुद्री समीर के नाम से जानते हैं, उनका यह एक वृहद रूप है। तो यहाँ से कुछ हम अपना इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। फिर जैसे कि हम बात करें मॉनसून के ओरिजिन की, तो यहाँ पर हमें एक सबसे पहले बात याद ये रखनी है कि जो मॉनसून का ओरिजिन होगा ये दो टाइप से होगा। एक तो थर्मल कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि तापीय संकल्पना, और अगर हम सेकंड वन की बात करें तो डायनामिक यानी कि गतिक संकल्पना। यानी कि टेम्परेचर का भी मॉनसून के ओरिजिन में रोल है और साथ ही साथ डायनामिक्स यानी कि उनके मूवमेंट में भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है मॉनसून के ओरिजिन में। फिर जो मॉनसून है, इस मॉनसून के ओरिजिन होने में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो वर्क करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हिमालयन और तिब्बतियन जो पठार है, यह एक सबसे बड़ा मैकेनिकल बैरियर के रूप में वर्क करते हैं और इसीलिए इंडियन मॉनसून का इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर आना होता है। सेकंड की बात करें अगर, तो जो हमारी एयर जेट स्ट्रीम्स हैं जो हमारे ट्रोपोस्फियर्स में चल रही हैं, उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है इनके ओरिजिन होने में। अगर हम थर्ड बात करें तो जो डिफरेंशियल कूलिंग है, यानी कि जब समर सीज़न होगा तो लैंड मास ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जो सी रीजन है वो उसके कंपैरिजन में कम गर्म होगा। तो यह एक रीज़न होगा मॉनसून के ओरिजिन का। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो एक ITCZ, जिसे आप सब लोग जानते होंगे, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है मॉनसून के ओरिजिन में। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनके कारण मॉनसून का ओरिजिन होता है। फिर अगर हम बात करें इनकी प्रोग्रेस की, तो प्रोग्रेस इनकी बहुत स्लो होती है। सबसे पहले मॉनसून इंडिया की अगर हम बात करें तो केरल के कोस्टल रीजन्स में आएगा और फिर वहाँ से ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। एक हमारा अरेबियन सी ब्रांच कहलाएगी और एक हमारे पास बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहलाएगी। जो अरब सागर ब्रांच है वो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र से होते हुए नॉर्दर्न इंडिया में पहुंचेगी। साथ ही साथ अगर हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें तो यह है हमारे पास ईस्टर्न कोस्टल रीजन से होते हुए इंडियन सब नॉर्थ इंडियन के पोर्शन तक ये पहुंचती है। तो ऐसे इनकी कुछ हमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। जैसे जैसे समर सीज़न आगे चलेगा, रेनफॉल बढ़ता चला जाएगा और फिर कुछ समय के बाद जब हमारा विंटर सीज़न आने को होगा या आने की शुरुआत होगी, तो जो टेम्परेचर है लैंड मास का, ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। जब ये धीरे धीरे कम होने लगेगा तो जो मॉनसून विंड्स पहले सी से लैंड की तरफ चल रही थी वो लैंड से सी की तरफ चलने लगेंगी, जो कि हम जानते हैं मॉनसून रिट्रीट के नाम से या फिर भारतीय मानसून की वापसी के नाम से। तो यह कुछ हमारे पास इंट्रोडक्शन के बाद कुछ
बॉडी के पार्ट्स पोर्शंस थे जहाँ पर हम कुछ बॉडी 1 बॉडी 2 जिनमें हम इन सारे फैक्टर्स को लिख सकते हैं कि यह इसके ओरिजिन होगा, क्या इसका प्रोग्रेस होगी और कैसे इनकी वापसी होगी। तो यहाँ तक जब हम लिख लेंगे, यानी कि बॉडी 1 बॉडी 2 बॉडी 3 के बाद हम बात करेंगे इनके इम्पैक्ट की। तो अगर आप देखें तो इंडियन इकोनॉमी पे मॉनसून का बहुत इम्पैक्ट है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है ये मेनली मॉनसून के ऊपर निर्भर करता है और टिल प्रेजेंट ओनली 45.7% एरिया ही ऐसा है जहां पर सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही साथ जो हम ये कह सकते हैं कि जो 54.3% रीजन है उसको कहीं ना कहीं मानसून के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। तो अगर मानसून समय से आए, अच्छा आए तो फसलें अच्छी होंगी और संपन्नता देखने को मिलेगी। परंतु अगर हमें कहीं पर भी मानसून में कोई कमी मिलती है और अच्छा मानसून नहीं मिलता है तो हमें फसलों के उत्पादन में भी कमी मिलेगी और कहीं ना कहीं उसका हमें नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ता हुआ दिखेगा। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन, उसके बाद कुछ ब्रीफ और उसके कुछ इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पर जब कभी भी हम लिखेंगे तो एक बात आप ध्यान रखें कि जब कभी भी आप अपने डेटा को इनपुट करें तो अगर कोई रिपोर्ट है या किसी भी सर्वे की बात की गई है तो आप उसे मेंशन करें और उन सर्वेस को और उन डेटा को एक्यूरेटली लिखें। कभी भी आप ऐसा ना करें कि आप उसमें कोई अप्रॉक्सीमेटली वाली बात रखें। जितना आप श्योरिटी से डेटा को लिखेंगे उतना ही अच्छा इनपुट माना जाएगा। अगर हम और आगे की बात करें तो 2015 और 16 के इकोनॉमिक सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा बताया गया कि इंडिया में 39.7 करोड़ जो लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, उनमें से 46.1% को सीधे सीधे या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर होना होता है या फिर वो कृषि पर ही निर्भर हैं। तो इसलिए आप ये भी देख सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। साथ में 2017 में एक ILO की रिपोर्ट आई जो कि ये कहती है कि जो हमारे कंट्री में प्राइमरी सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जो भी उद्योग क्षेत्र हैं वह 43% एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते हैं। तो इन सारे के सारे डेटा फैक्ट से हम ये बात जान सकते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और जो हमने पहले अपना इंट्रोडक्शन और कुछ मानसून्स के ऊपर बात की तो वो बात बताती है कि मानसून के ऊपर कितना एग्रीकल्चर डिपेंड करता है। तो यहाँ से कुछ हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जब हम देखें तो बिल्कुल सेम ऐसे ही मानसून से जुड़ा UPSC 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पर उन्होंने बात की है व्हाई इज़ द इंडियन मानसून इरेटिक इन नेचर, एक्सप्लेन। भारतीय मानसून स्वभावतः अनियमित क्यों है, व्याख्या कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो इरेटिक इन नेचर, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मानसून का ओरिजिन कैसे होता है, तो जो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें हम ये सारी बातें लिखेंगे कि जो मानसून का ओरिजिन होगा उसमें कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे ITCZ का वर्क करना, लैंड पार्ट और सी पार्ट का ठंडा और गर्म होना, लैंड पार्ट का ज़्यादा गर्म होना, सी पार्ट का कम। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे मानसून के ओरिजिन के अंदर रोल प्ले करते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर ऐसा कहा गया कि वो अच्छे से वर्क नहीं करता है तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमें यह मिलेगा कि जो मानसून है उसका ओरिजिन या तो देर से होगा या फिर वीक होगा। तो इन सारे पॉइंट्स पे जब हम लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमें दर्शाते हैं कि जो इंडियन मानसून है यह अनियमित क्यों है। तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन, फिर आप बॉडी में लिख सकते हैं बॉडी 1, बॉडी 2, बॉडी 3 और फिर कंक्लूज़न में आप अगर ये देखिए कि क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि आपको कंक्लूड करना है, नहीं करना है, या फिर आपको सिर्फ उनके पॉजिटिव पॉइंट्स ही बताने हैं या नेगेटिव पॉइंट्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि जो भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन होता है वो आप दें। और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले आप उनके ओरिजिन को बताइए, उनके अंदर जो फैक्टर्स हैं उनको बताइए और फिर उस आंसर्स को आप कंक्लूड करिए।
अपने इसी क्लाइमेटोलॉजी से जुड़ा एक और क्वेश्चन जो यूपीएससी 2019 में पूछा गया, जहां पर उसने बात की कि भारत में वर्षा प्रतिरूप की विवेचना तथा प्राकृतिक वनस्पति के स्थानीय वितरण के साथ उसे सहसंबंधित कीजिए। डिस्कस द रेनफॉल पैटर्न एंड कोरिलेटेड विद स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया। तो जैसा हमने देखा कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पर जो मॉनसून विंड्स हैं उनकी दो ब्रांचेस हैं। एक हमें अरेबियन सी ब्रांच के नाम से जानी जाती है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच की। तो जो क्वेश्चन है उसमें आपसे ये पूछता है कि जो रेनफॉल पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है उसके बारे में जो हमें डिस्क्रिप्शन है वह लिखना है। तो जैसे अरेबियन सी की ब्रांच की अगर हम बात करें तो पहले वो केरल तट में यानी कि अरब सागर ब्रांच में जिन जिन तटीय क्षेत्रों में वो पहुंचती है वहाँ पर ज़्यादा वर्षा करती है। जब ज़्यादा वर्षा करती है तो वहाँ के वन भी ज़्यादा ही घने हमें देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे वो लैंड की तरफ अंदर की तरफ चलने लगती है वहाँ पर उसमें मॉइस्चर की कमी होने लगती है और इसी कारण जो हमारे वनीय क्षेत्र हैं उनकी जो डेंसिटी है वह कम होने लगती है। इसी बात को हमें दर्शाना है। और इसी बात को अगर हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच से देखें तो भी जो बे ऑफ बंगाल का ईस्टर्न कोस्टल रीजन है जो हमारे इंडिया का, वहाँ तो हमें डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। और जैसे जैसे हम बंगाल से बिहार, बिहार से एमपी या फिर उड़ीसा, उड़ीसा से झारखंड, छत्तीसगढ़, ऐसे होते हुए जब हम अंदर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर जो हमारे वन हैं उनकी डेंसिटी तो पहले ज़्यादा मिलेगी और धीरे धीरे वो कम होने लगती है। इसी बात को हमें इस क्वेश्चंस में समझाना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ का कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंडिया इज़ द होम ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। जैसे कि जो हमारी प्राकृतिक वनस्पति हैं भारत में कई प्रकार की पाई जाती हैं और भारत इस वनस्पतियों में बड़ा संपन्न है। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखें। फिर कुछ आगे यहाँ पर जो हमारे वनों के प्रकार हैं वह हमें विषुवतीय प्रकार यानी कि इक्वेटोरियल टाइप फॉरेस्ट से लेकर जो हमारे ध्रुवीय प्रदेशों में जो हमें वन मिलते हैं उन तक का हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं वैरायटी देखने को मिलती है। यानी कि एक डाइवर्सिटी है हमारे पास फॉरेस्ट में या फिर नेचुरल वेजिटेशन में हर प्रकार की। जैसे कि मैंने बताया इक्वेटोरियल टाइप भी मिलेगा, पोलार यानी कि हमारे पास ये कह सकते हैं कि ध्रुवीय प्रकार की भी वनस्पति हैं कई टाइप से। और साथ ही साथ जैसे कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट है तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस पर्णपाती, फिर नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, कई प्रकार की वनस्पतियां हैं जो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो कुछ इंट्रोडक्शन में हम इन बातों को लिखेंगे। फिर हम आगे अगर चलें तो यहाँ पर हम कुछ अपनी टाइप्स के बारे में बताएंगे कि कहाँ पर किस टाइप की वेजिटेशन मिलती है और कैसे मॉनसून वहाँ तक पहुँचता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन। सदाबहार वन मेनली हमें पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में मिलते हैं क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच सबसे पहले वहाँ पर पहुँचती है और बहुत लंबे ड्यूरेशन तक वहाँ पर जमी रहती है और इसीलिए वहाँ पर कंटिन्यूसली रेनफॉल होता रहता है और वहाँ के जो वन हैं वो सदाबहार वन है। यही हमारे पास अंडमान निकोबार में भी मिलती है। अंडमान निकोबार में भी रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर भी सदाबहार वन हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें मालाबार क्षेत्र की यानी कि केरल का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर भी हमें सदाबहार वन मिलेंगे। हम बात करें अगर हिमालय के तराई क्षेत्रों में तो वहाँ पर भी सदाबहार वन मिलेंगे और ये मुख्यतः वह क्षेत्र हैं जहाँ पर रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो यह हमारा एक टाइप है। अगर हम बात करें ट्रॉपिकल स्टेपी तो ट्रॉपिकल स्टेपी का यानी कि उष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार के वन, तो ये है हमें मुख्यतः जो हमें सदाबहार वन के जो हमारे सीमा क्षेत्र हैं उन रीजन में हमें यह वन मिलते हैं। जैसे कि पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गए, पूर्वी राजस्थान हो गया, गुजरात का छायावृष्टि क्षेत्र। और अगर हम इनको रेनफॉल के मेजरमेंट से नामें जाने तो ये 100 सेंटीमीटर एवरेज वाले रीजन हैं। और जो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट वैरायटी है इस टाइप के वनों की तो वो है एक हमें खजूर के पेड़ यहाँ मिलेंगे, बबूल भी इसी प्रकार में आएगा। तो ये हमारे पास ट्रॉपिकल स्टेपी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ मिलेंगे और क्या उनकी किस्में हैं या फिर किस प्रकार के वन वहाँ पर पाए जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है तीसरा ट्रॉपिकल डेसिडुअस यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती।
यह हमारे इंडियन रीजन में मैक्सिमम मिलता है, क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे 70% जो वर्षा है वो सिर्फ 3 महीने में ही होती है। सबसे अधिक यही वनों के प्रकार हैं जो भारत में मिलते हैं। अब इनकी एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब इनको पानी मिलता रहता है तब तक तो ये ठीक, और जैसे जैसे इनको पानी की कमी होने लगती है ये अपने पत्ते गिरा देते हैं, इसीलिए इनका नाम है पर्णपाती। अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें या इसमें पाए जाने वाले जो वन हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है टीक, जिसे आप सागौन के नाम से जानते होंगे। सैंडलवुड यानी कि चंदन की बात की गई है। सीसेम यानी कि शीशम। साल, जिसे आप साल के ही सालवुड के नाम से ही जानते होंगे। तो 3 प्रकार हो गए। चौथे की बात करें अगर, तो हमारे पास ट्रॉपिकल थॉर्न यानी कि उष्ण कटिबंधीय कटीले। यह वह वन होंगे जो इनसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलेंगे, यानी कि उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो इंडिया का जो मेनली ड्राई रीजन है, जैसे कि वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात में कच्छ का रण, और जहाँ पर हमें रेनफॉल जो है 50 सेंटीमीटर से कम मिलेगी, तो यह कुछ ऐसे वन हैं जो हमें शुष्क क्षेत्रों में और जहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है ये वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कटीले वनों में भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कटीलों में जैसे कि बबूल का ही कई टाइप से और जो कांटेदार जो पेड़ होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें 5th टाइप की, तो हमारे पास नाम है सब ट्रॉपिकल का। तो सब ट्रॉपिकल का मतलब है उपोष्ण की बात की गई है, यानी कि वो ना तो ट्रॉपिकल क्षेत्र में आते हैं और ना टेम्परेट, मतलब ये उन दोनों के बीच का रीजन है जहाँ से हमारे पास कर्क रेखा गुजरी है, उससे 5-10 डिग्री ऊपर और 5-10 डिग्री नीचे। तो इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर ये हमें मिलते हैं, तो ये एक तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार के पर्वतीय क्षेत्र है ये वहाँ मिलेंगे, यानी कि जो ऊंचे क्षेत्र हैं। सतपुड़ा के रीजन में मिलेंगे, कार्डमम के रीजन में, नीलगिरी में, अन्नामलाई में। और जो इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं उनमें देवदार का नाम आएगा, ओक का नाम आएगा और पाइन का। अगर हम इनको देखें तो जो हमारे पास ये कहा गया कि जो हिमालयन रीजन है जो हमारा, वहाँ पर भी इस टाइप के ही फॉरेस्ट वो हमें मिलेंगे। अगर और आगे डिस्कस की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे रिलीफ का इफेक्ट हुआ है वो हमारे पास हिमालय के वनस्पतियों के विकास में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि जो हमारा पूर्वी हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो हमारा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर हमें उपोष्ण भी मिलेगा और साथ ही साथ शीतोष्ण प्रकार की वनस्पतियाँ भी देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ हमने अपनी रेनफॉल के अकॉर्डिंग जो हमारी वेजिटेशन है उसको हमने बताया कि कहाँ कहाँ पर कैसे मिलते हैं, किन किन लोकेशंस में हैं, कौन कौन सी टाइप हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं। तो हमें टाइप्स के बारे में तो बताना है, पर हमें इतना भी ब्रीफ नहीं करना है कि हम एक एक बात उनके बारे में लिखें, क्योंकि जब हमसे नेचुरल वेजिटेशन पे क्वेश्चन होगा तब हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हम अपना बेस्ट उसके ऊपर लिखें। साथ में अगर हम इसके कंक्लूज़न की बात करें तो हम ये कंक्लूज़न में कह सकते हैं कि जो हमारा रेनफॉल पैटर्न है, तो ये रेनफॉल पैटर्न हमारे इंडिया में नेचुरल वेजिटेशन को मैक्सिमम अफेक्ट करता है, क्योंकि जो रेनफॉल है इसी के कारण कहीं की वनस्पतियों का विकास हुआ होता है। अगर हम इसी को, यानी कि एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा इसी टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है, जो कि यूपीपीएससी 2016 में पूछा गया, जहां पर उसने बात की है एग्जामिन द इफेक्ट्स ऑफ रिलीफ एंड क्लाइमेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। भारत में प्राकृतिक वनस्पति के वितरण पर उच्चावच तथा जलवायु के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अगर आप ये भी देखिए, मैक्सिमम मैं ऐसा देखा है मैंने अपनी इस पूरी सीरीज़ को बनाते टाइम कि जो क्वेश्चंस यूपीएससी में जैसे पूछे गए 2-3 साल बाद उन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा और कुछ मॉडिफाई करके यूपीपीएससी में पूछा गया है और कहीं कहीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो जैसे आप देखिए यूपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, उसी से मिलता जुलता 2016 में आप देखिए क्वेश्चन एक बार पूछा गया। तो इन सब बातों को ध्यान रखते रहिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो दोनों ही लगभग सिमिलर हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया 2017 यूपी पीएससी में और उसी से सिमिलर बीपीएससी 56 टू 59 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जैसा कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो अभी मैं अपना डिस्कशन अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ। आप लोग अगर कोई भी इसमें चेंजेस चाहते हो या कुछ भी ऐसा जो हमारे इस डिस्कशन को और इफेक्टिव बनाए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करिए, जहाँ पर मुझे ये पता चलता रहेगा कि मुझे कैसे वर्क करना है। क्या आप लोगों की डिमांड है उसमें वर्क करिए। तो यह सिर्फ मेरा एक ट्राई है, एक कोशिश है। आप इस लोग मेरे साथ जुड़िए और इफेक्टिव बनाइए इस ट्राई को कि जो हमेशा से एक प्रॉब्लम होती है मेंस के क्वेश्चंस में हम आंसर कैसे लिखें, तो उसके ट्रेंड्स को हम जानें, मॉडल आंसर्स कैसे बेस्ट हों। कई सारी चीज़ें हैं जो हमारी इस डिस्कशन सीरीज़ में आगे डिस्कस हम लोग करते रहेंगे। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, कुछ जो भी आप डेवलपमेंट्स चाहते हो वो ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि वो सारी चीज़ों को मैं अपनाऊँ और इस डिस्कशन सीरीज़ को एक वन ऑफ द बेस्ट इफेक्टिव सीरीज़ में बनाऊँ। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 है, हम उस पर बात करते हैं। तो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना को समझाइए। तो सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हमारा एटमॉस्फेयर की जितनी भी हमारे पास आज नॉलेज हमें मिलती है, ये हमारे पास मेनली जो हमने अचीव की है वो हमने रॉकेट से, रडार से, सैटेलाइट से, जो हमने इनको अपने इस एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ भेजा तो हमने इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया। तो उससे हमें ये पता चला कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। और ये माना जाता है कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर की हाइट अप टू 800 किलोमीटर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसके नीचे मैक्सिमम हमारा एटमॉस्फेयर लाई करता है। तो सबसे पहले जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो कुछ ऐसी बातों में साथ में हम उसके अंदर और बातें जोड़ सकते हैं, जिसमें हम ये लिख सकते हैं कि अबाउट 50% ऑफ द एटमॉस्फेयर वो हमारा लाई करता है 56 किलोमीटर की हाइट तक। यानी कि जो 50% हमारा एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 56 किलोमीटर की हाइट तक ही लाई करेगा और उसका भी 97% जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा मैक्सिमम 29 किलोमीटर की हाइट तक ही एक्सटेंड करता है। और अगर हम देखें तो इसकी अपर लिमिट अननोन है, पर जो मैक्सिमम 29 किलोमीटर और 56 किलोमीटर वाली बात कही, सबसे ज़्यादा हमें जो एटमॉस्फेयर में जो डेंसिटी देखने को मिलती है वो इन्हीं लेयर्स में मिलती है। और अपर लेयर के बारे में कई सारी बुक्स में ऐसा दिया है 10,000 किलोमीटर, पर यह बात एग्जैक्टली प्रूव्ड नहीं है कि वो 10,000 किलोमीटर तक ही है, उससे कम है या उससे ज़्यादा। तो ऐसा कुछ हम अपने हम एक इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। फिर हम अपने बॉडी 1 बॉडी 2 पे चलेंगे, जहाँ पर हम बताएंगे कि जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं कौन कौन सी हैं, कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी है, क्या क्या चीज़ें हमें उनमें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी बातें हम बताएंगे अपने एटमॉस्फेयर के जब हम बॉडी 1 वाले रीजन में जाएंगे, यानी कि हम एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा अपना जो स्टार्ट होगा डिस्क्रिप्शन, तो उसमें सबसे पहले हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि जो अर्थ एटमॉस्फेयर है वो कंसिस्ट करता है कुछ परतों से या फिर फ्यू लेयर से ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। उनके टेम्परेचर और एयर प्रेशर के आधार पे हमने उसे डिवाइड किया है। तो जो हमारा मीडियम है अभी भी जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें हिंदी भी है और साथ ही साथ इंग्लिश भी। तो मेरा एक आम बोलचाल की भाषा है, ना तो मैं प्योरली हिंदी में ही बात कर रहा हूँ और ना ही प्योरली मैं इंग्लिश में, बट जो मेरे वर्ड्स हैं उनको मैं ये कोशिश करता हूँ कि अगर कोई टेक्निकल टर्म है तो मैं अगर इंग्लिश में बोलता हूँ तो उसको मैं हिंदी में भी बोलूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले लोग हैं वो भी इन्फॉर्मेशन को लगातार गेन करते जाएं। तो सबसे पहली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फियर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इक्वेटर पे तो उसकी हाइट 16 किलोमीटर है और पोल्स पर उसकी हाइट 6 किलोमीटर मिलती है। जो इसकी अपर लिमिट है, यानी कि जहाँ पर जाके ये ख़त्म होता है वहाँ पर हमें मिलता है ट्रोपोपॉज, यानी कि क्षोभ सीमा। तो क्षोभ मंडल की जो हमारी सबसे ऊपरी परत है उसको क्षोभ सीमा के बारे में, उसको क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे
इसके टेम्परेचर में डिक्रीज़ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम देखें कि जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर में क्या होता चला जाता है, कमी आती चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए, अगर हम पीटी एग्ज़ाम की बात करें तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वो सूर्य से दूर हैं पर वो गर्म हैं, पर्वतीय क्षेत्र ऊंचे हैं और समुद्र के करीब, वो सूर्य के करीब हैं फिर भी वो ठंडे हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जैसे जैसे हम हाइट्स पे ऊपर की तरफ चलते हैं तो ऊपर चलते जाने से टेम्परेचर में लगातार डिक्रीज़ आती है। और डिक्रीज़ भी इसलिए आती है टेरिस्टोरियल रेडिएशन की वजह से, जहाँ पर हमारे अर्थ में से जो रेडिएशन निकलती है वो पहले सन के द्वारा एब्जॉर्व की जाएगी और फिर वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। और इसीलिए जब हम देखते हैं तो जो सरफेस के सबसे करीब रीजन्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मिलता है और जितना हम ऊपर जाते हैं वहाँ टेम्परेचर उतना कम होता चला जाता है। और इसके बारे में एक बात ये बताई गई कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ सीमा है, ये एक तरीके का मिक्सिंग रीजन है। तो मिक्सिंग रीजन का सेंस यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ठंडी और गर्म हवाएं जो हैं वो आपस में मिलती रहती हैं और इसी कारणवश यहाँ पर बादलों का या मेघों का निर्माण होता है और इसी के कारणवश हमें वर्षा या फिर प्रेसिपिटेशन का एक रिजल्ट देखने को मिलता है। जो हमारी नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के बारे में ये बताया गया कि जो इसकी हाइट है वो 25 से 30 किलोमीटर तक है, यानी कि 25-30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर इसका बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर हमें बहुत मिनिमम वेदर की एक्टिविटीज़ या फिनोमिना देखने को मिलते हैं, यानी कि जितने भी वेदर के फिनोमिना हैं ये मैक्सिमम हमें जो देखने को मिलते हैं ये हमें मिलते हैं ट्रोपोस्फियर में या फिर क्षोभ मंडल में। स्ट्रेटोस्फियर की बात अगर हम करें तो जो इसका लोअर पार्ट है उस लोअर पार्ट में ओजोन का कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, जो कि 15 से 30 किलोमीटर तक सबसे डेंस रीजन है। यानी कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, जब हम ट्रोपोस्फियर से ऊपर चले तो पहले आएगी ट्रोपोपॉज, जिसे हम जानते हैं क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा से जैसे ही हम ऊपर की तरफ चलना शुरू होंगे तो ओजोन लेयर आना शुरू हो जाएगी और 15 से 30 किलोमीटर के दायरे में ये हमें फैली हुई देखने को मिलती है। ओजोन का जो यूज़ है आप सब जानते हैं कि ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एटमॉस्फेयर में। अगर हम थर्ड लेयर पे चलें, जिसको हम जानते हैं मीजोस्फियर या फिर मध्य मंडल के नाम से, इसकी अगर हम ऊंचाई को देखें तो ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक है। टेम्परेचर इसका, यानी कि जो ट्रेंड है टेम्परेचर में, वो ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है और ये अपनी एक लास्ट लिमिट तक, जहाँ पे हम ये कहें कि मीज़ोपॉज मिलेगा, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर -80 डिग्री तक पहुँच जाता है। जो हमारी फोर्थ लेयर है उसका नाम है थर्मोस्फियर, यानी कि हम बात करें तो ऊष्मा मंडल के नाम से। यहाँ इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता है और बहुत ही मल्टीपल टाइम्स में, और ये कहा जाता है कि इसके जो अपर लिमिट का टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 1700 से और अबव की तरफ चला जाता है। तो इनको आसान भी नहीं होगा। जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर है तो जो वहाँ पर एयर की प्रेजेंस है वो बहुत रेयर हो जाएगी, यानी कि विरल हो जाएगी और उसको नापने में भी बड़ी परेशानी आएगी। तो ये हमें सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं थर्मोस्फियर में। थर्मोस्फियर के बारे में यह भी कहा गया कि वहाँ पर पहुँचने के बाद इतना अधिक टेम्परेचर होने के बाद भी हमें गर्मी नहीं लगती है। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो थर्मोस्फियर है वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि जो एयर है उसका जो डेंसिटी है वो बहुत रेयर हो जाती है, इसीलिए हमें वहाँ पर गर्मी का फील नहीं आता है।
अगर हम देखें तो इसको हम फर्दर सब डिवाइड भी कर सकते हैं। एक नाम जाना जाता है आयोनोस्फीयर के नाम से और एक नाम जाना जाता है एक्सोस्फीयर। तो सबसे पहले आयोनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, इसकी ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक, और इसके बारे में ये कहा गया कि इसमें भी छोटी छोटी कई परतें हमें मिलती हैं, जैसे कि डी, ई, एफ, जी। तो डी की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो 60 से 99 किलोमीटर तक लोअर फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है। ऐसे ही अगर हम बात करें ई लेयर की, तो इसकी जो मोटाई और इसकी हम अगर एक्सटेंट देखें तो 99 से 130 किलोमीटर तक। ऐसे ही अगर हम इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये मीडियम और हाई दोनों ही प्रकार की फ्रीक्वेंसी को रिवर्ट कर देती हैं या फिर रिफ्लेक्ट कर देती हैं, यानी कि अगर इस रेडिएशन की कोई भी रेज इस मंडल में जाएंगी तो मीडियम और हाई जो फ्रीक्वेंसी की रेज हैं वो वापस पृथ्वी की तरफ भेज दी जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी एफ लेयर जो 150 से 380 किलोमीटर तक की ऊंचाई पे मिलेगी, यह सबसे अधिक जो फ्रीक्वेंसी की रेज हैं उनको ये परावर्तित करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी और दोबारा अर्थ की तरफ भेज देंगी। जो जी लेयर है ये 400 किलोमीटर से अबव में हमें मिलती है। तो आयन मंडल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो हमारे रेडियो ट्रांसमिशंस में, जैसे कि जब हम कभी भी रेडियो का ट्रांसमिशन होता है या कोई स्टेशन होता है तो वो सैटेलाइट पे वर्क नहीं करता है। वह जो मैकेनिज़्म है वह सिर्फ आयन मंडल में जो ये फ्रीक्वेंसी की रेज को दोबारा परिवर्तित करके धरती पे भेज दिया जाता है उसका यूज़ किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही एक हमारे पास एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्य मंडल। तो इस बाह्य मंडल की बात करें तो ये माना जाता है कि 600 किलोमीटर से 640 किलोमीटर से अबव में जितना भी हमारे पास एक्सटेंशन मिलता है वह सब एक्सोस्फीयर के अंतर्गत आता है। एक्सोस्फीयर में तापमान बहुत अधिक मिलता है, यानी कि ये माना जाता है 556 डिग्री तक एक कॉमन टेम्परेचर है जो वहाँ पर हर जगह हमें मिलता है। तो ये सारा हमारा एटमॉस्फेयर का कुछ इंट्रोडक्शन और उसका डिस्क्रिप्शन कि कौन कौन सी लेयर्स हैं, कहाँ कहाँ पर उसका क्या यूज़ है, और ये हमें बताना था इस क्वेश्चन में। तो एक सिंपल क्वेश्चन था ये हमारे एटमॉस्फेयर से जोड़ा हुआ। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट। संसार की जलवायु का कोपेन द्वारा वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अगर मैं आपसे क्लाइमेटोलॉजी की बात करूं या मैं ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर की बात करूं तो एक बात मैंने देखी कि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में अगर कभी भी थॉट पे क्वेश्चन आया है तो कोपेन्स के क्लासिफिकेशन को और थॉर्नडवाइट्स के क्लासिफिकेशन में किसी एक क्वेश्चन को हमेशा पूछा है। यानी कि मेरा अपना ये मानना है कि जब कभी भी आप ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर करें तो आप ये 2-3 जो भी क्लासिफिकेशन हैं जिस टॉपिक में, जैसे अगर क्लाइमेटोलॉजी की बात आ रही है तो क्लाइमेटोलॉजी में कोपेन और थॉर्नडवाइट और ट्रिवार्था, ये आपको 2-3 साइंटिस्ट और जोग्राफर्स हैं जिनके क्लासिफिकेशन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए और ये मान के चलिए कि आपको इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। तो ये ऐसा मैंने ट्रेंड देखा। तो जैसा आप देखिए कोपेन्स के क्लासिफिकेशन को यूपीएससी 2018 में पूछा, ऐसे ही यूपीपीएससी के 2015 में थॉर्नडवाइट के क्लासिफिकेशन को पूछा। यानी कि 2-3 क्लासिफिकेशन क्लाइमेटोलॉजी के जो इम्पॉर्टेंट हैं उनमें से कोई एक ज़रूर पूछा जाएगा किसी ना किसी एग्ज़ाम में। अब मैंने इसके आगे ये नहीं लिखा कि कोपेन्स के ये जो क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है ये और कितने एग्ज़ाम्स में पूछा गया, लेकिन मैंने ये हमेशा देखा कि अगर 2018 में ये बात पूछी गई है तो 2016 में भी पूछी गई थी, रिपीट होते हैं। तो आप क्लाइमेटोलॉजी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि 2-3 जो ये क्लासिफिकेशंस हैं, थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ ब्रीफ करूँगा और साथ ही साथ जब मैं एक कंटिन्यू मॉडल पे वर्क करूँगा आप लोगों के साथ, तब आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करिएगा, समझिएगा और कोशिश करिएगा कि एक बहुत अच्छे मैनर में इसको लिखा जाए। तो स्टार्ट करते हैं एक कोपेन का क्लासिफिकेशन वर्ल्ड क्लाइमेट को लेके। तो जो कोपेन का क्लासिफिकेशन है ये एक फंडामेंटल के रूप में वर्क करता है बहुत सारे जोग्राफर्स के लिए, क्योंकि यह एक
काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड क्लाइमेट का, और मैक्सिमम ज्योग्राफर्स ने इसी कंटेक्स्ट में ही अपने और थ्योरीज को फर्दर आगे दिया है। तो जो इनका क्लासिफिकेशन है, इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये 4 बेसिस और 4 आधार पर निर्धारित है। जो इनके 4 बेसिस हैं उसमें सबसे पहला एक वेजिटेशन की बात करी गई है, यानी कि वेजिटेशन में वनस्पति, टेम्परेचर तापमान, प्रेसिपिटेशन वर्षण, और हाइट यानी कि ऊंचाई, किस ऊंचाई तक हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के, इनको आप ध्यान रखिए जो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। फिर आप ये देखिए जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया उसमें ये कहता है कि जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन को 5 जोन्स में डिवाइड किया, या फिर 5 वेजिटेशन जोन्स बनाई, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो वनस्पति मंडल में उसने डिवाइड किया है पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट को। और जो उसको वर्ल्ड क्लाइमेट का डिवीज़न किया है 5 जोन्स में, तो उसमें एक नाम दिया है ABCDE, यानी कि ABCDE जो कैपिटल लेटर्स हैं उनके आधार पर वर्ल्ड के क्लाइमेट के डिवीज़न्स को डिवाइड किया है। तो सबसे पहला A, यानी कि जो हमारा कैपिटल लेटर A है, A टाइप क्लाइमेट, इसे मेगाथर्म भी जानते हैं। ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी कि यह वह क्षेत्र होंगे जहां पर हमारे आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती हैं। इन रीजन्स में जो तापमान है उनके बारे में ये कहा गया कि यह एक गर्म क्षेत्र भी हैं और आर्द्र क्षेत्र भी, यानी कि वार्म एंड मॉइस्ट रीजन भी हैं, और पूरे ईयर अराउंड, पूरे वर्ष यही क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा। जो एवरेज टेम्परेचर है वो इन रीजन्स में 18 डिग्री से अबव का रीजन्स में देखने को मिलता है। तो मैक्सिमम जो ए टाइप क्लाइमेट हुआ, तो ए टाइप क्लाइमेट में सबसे पहले हमें वह रीजन लिए गए जहाँ पर क्लाइमेट आर्द्र और गर्म, वार्म एंड मॉइस्ट है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल टाइप या फिर ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री से अबव। तो ये ए टाइप क्लाइमेट में ऐसा क्लासिफिकेशन रखा गया। बी टाइप पे आते हैं, यानी कि ड्राई क्लाइमेट और गर्म शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र। यह वह क्षेत्र हैं जहाँ पर इवेपोरेशन हमेशा ज़्यादा होगी प्रेसिपिटेशन से, यानी कि जो इवेपोरेशन है, वाष्पन है, वो तो ज़्यादा है, लेकिन जो वर्षण है वो कम होगा। तो इससे इन क्षेत्रों में हमें ह्यूमिडिटी बहुत देखने को मिलेगी, और इन रीजन्स में हमेशा पानी की कमी मिलेगी, क्योंकि जो पानी बरसेगा वो तुरंत इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, और इसलिए ये सारे रीजन्स ज़्यादातर हमें ड्राई देखने को मिलेंगे। जो यहाँ पर हमें ये कहा गया कि जो वनस्पति देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्लाइमेटिक रीजन में, वो ज़ीरोफाइट होंगे, यानी कि मरूदभिद, यानी कि बहुत कम पानी में जीने वाले या अपने आप को सरवाइव कराने वाले ऐसे पेड़ होंगे या ऐसे पौधे होंगे जिनकी जड़ें बहुत लंबी होंगी, छाल बहुत मोटी होगी, और इनके पत्तियों का आकार भी काफ़ी छोटा होगा। तो ये कुछ हमारे पास स्पेसिफिकेशन है कोपेन के बी टाइप के क्लाइमेट के। अब हम चलते हैं सी टाइप क्लाइमेट, यानी कि जो सी का कैपिटल लेटर है, जो उन कोपेन का 3rd क्लाइमेटिक डिवीज़न है वर्ल्ड का। उसमें ये कहेंगे यह मध्य अक्षांशीय वह क्षेत्र हैं जो गर्म हैं, या फिर जहाँ पर आर्द्र जलवायु देखने को मिलती है। माइल्ड विंटर्स, यानी कि यहाँ पर बहुत अधिक सर्दी भी नहीं पड़ेगी। औसतन तापमान इन क्षेत्रों का 8 से 18 डिग्री तक, और जो इनका सबसे गर्म जो इनका हाइट होगी टेम्परेचर की वो 22 डिग्री मानी गई है। अगर हम नेक्स्ट को देखें, यानी कि डी टाइप क्लाइमेट, जो हमारा डिवीज़न है क्लाइमेटिक, उसका जो डी टाइप है ये कहेगा मिड लैटिट्यूड्स कोल्ड क्लाइमेट रीजन्स, यानी कि मध्य अक्षांशीय वह क्षेत्र या देश जहाँ पर तापमान बहुत कम होगा, सीवियर विंटर्स, और बड़ी ठंड पड़ेगी इन क्षेत्रों में। और जब ठंड की बात करेंगे तो जैसे कि जो हमारा
कोल्डेस्ट मंथ्स होंगे वहाँ पर टेम्परेचर 3 डिग्री से भी नीचे तक चला जाएगा। लेकिन जब गर्मियाँ आएंगी तो उनका तापमान हमें 22 डिग्री से भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये हमारे कोपेन का डी टाइप क्लाइमेट का क्लाइमेटिक रीजन। ई टाइप क्लाइमेट यानी कि कोपेन का 5th क्लाइमेटिक डिवीज़न, यह मुख्यतः जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं उनके बारे में बताएगा। उनके बारे में ये कहेगा कि इन क्षेत्रों में ऐसे पौधे जो कि टुंड्रा की सतत हिमीकृत सतह पर पनप सकें, यानी कि जैसे टुंड्रा रीजन है तो वहाँ पर बर्फ़ 12 मास जमी रहती है, तो उन पर भी कुछ पौधे निकल आते हैं। तो यह जो क्लाइमेटिक डिवीज़न है मेनली उन्हीं रीजन्स के लिए है। यहाँ पर आपको जो पौधे मिलेंगे उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है लाइकेन, मॉस, वो भी विकसित हो जाते हैं। तो सबसे पहले कोपेन महोदय ने पूरे वर्ल्ड को 5 कैपिटल लेटर्स में डिवाइड किया, ABCDE। उनके बारे में बताया कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ पर कौन से रीजन को किस आधार पर डिवाइड किया गया है। फिर जब इतना क्लासिफिकेशन दे दिया, इतने क्लासिफिकेशन के बाद कोपेन ने अपनी स्कीम को फर्दर डेवलप किया, यानी कि जो क्लासिफिकेशन उसको और डेवलप किया, जिसमें उसने स्मॉल लेटर F, यानी कि F का मतलब प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर, जो स्मॉल लेटर है F, उसके बारे में उन्होंने एक छोटा सा ब्रीफ दिया कि यह वह क्षेत्र होंगे जहाँ पर वर्षा 12 मास होगी, जो एवरेज टेम्परेचर होगा शीत ऋतुओं का वो 18 डिग्री से ज़्यादा होगा, और जो प्रेसिपिटेशन है यानी कि जो वर्षण है वो हमें हर महीने 6 सेंटीमीटर पर मंथ देखने को मिलेगा। तो जो अपनी फर्दर स्कीम डेवलप की है उसमें जो स्मॉल लेटर F यूज़ किया है उसके बारे में उन्होंने ये कुछ विशेषताएं बताई। F के बाद M, यानी कि M में मॉनसून क्लाइमेट के अंतर्गत वाले क्षेत्र आएंगे। यहाँ पर जो शुष्क सीज़न होगा, ड्राई सीज़न होगा, वो काफ़ी कम समय के लिए होगा, और जो औसतन जो वर्षण होगी शुष्क महीनों में वो हमारी 6 सेंटीमीटर से भी कम होगी। तो यहाँ पर ये सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो कोपेन बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें एक सबसे पहले जो कैपिटल लेटर्स हैं उनका हमें डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, फिर हमें स्मॉल लेटर्स का बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं स्मॉल लेटर W, यानी कि ये वह क्षेत्र होंगे जहाँ पर जो हमारा विंटर सीज़न है वो काफ़ी ड्राई रीजन में आएगा। और फिर S के बारे में एक बात बताया, वेल डिफाइंड समर, जिसका ड्राई सीज़न शुष्क ग्रीष्म ऋतु। तो अपनी इस न्यू स्कीम में कोपेन महोदय ने हमें स्मॉल लेटर्स का क्लासिफिकेशन और उनका डिस्क्रिप्शन बताया। तो जैसे हमने बात की तो सबसे पहले इन्होंने वर्ल्ड के क्लाइमेट को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले उन्होंने एक कैपिटल लेटर का ग्रुप निकाला, जहाँ पे उन्होंने ABCD और E जैसे क्लासिफिकेशन किए, वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कैसी क्लाइमेट होंगे और उनका क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी। जब इन 5 का क्लासिफिकेशन कर दिया तो कोपेन महोदय ने स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना शुरू किया, जहाँ पर हमने देखा F, एक M, एक W, ये सब स्मॉल लेटर्स हैं, और एक S। जब इन्होंने इन 9 टाइप्स का ग्रुप्स और स्पेसिफिकेशंस को ब्रीफ कर दिया, तब उन्होंने जो अपनी स्कीम दी उसमें जो वर्ल्ड के क्लाइमेट्स हैं उनको डिफाइन करना शुरू किया। तो सबसे पहला जो उन्होंने अपना ग्रुप रखा उसका नाम रखा ट्रॉपिकल रेनी क्लाइमेट, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वर्षण क्लाइमेट या फिर वर्षण जलवायु। यहाँ पर एक इनका सबसे पहला टाइप था कैपिटल लेटर का A और उसके बाद एक स्मॉल लेटर का F। तो एक टाइप, इसी में एक उन्होंने कैपिटल A और स्मॉल W, बिल्कुल ऐसे ही A और उसके साथ स्मॉल m, ऐसे ही A और उसके साथ S।
तो इस टाइप से जो हमारी विश्व में जलवायु मिलती हैं, जिनको हम जानते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार में या फिर वर्षण जहाँ पर ज़्यादा होता है, उनका जो ग्रुप था उसमें उन्होंने अपने कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स को मिलाया। ये पहला टाइप था। फिर उन्होंने सेकंड टाइप यानी कि शुष्क जलवायु वाले रीजन्स को और ज़्यादा ब्रीफ किया। तो सबसे पहले उन्होंने कैपिटल बी, स्मॉल डब्ल्यू और उसके साथ एच यानी कि हॉट, फिर एक बी, उसके साथ एस स्मॉल और उसी के साथ एच, इसी ग्रुप में बी, उसी के साथ स्मॉल डब्ल्यू और उसके साथ के, फिर बी, फिर उसके बाद स्मॉल एस और फर्दर उसके आगे के। तो यानी कि सेकंड टाइप की जो उन्होंने क्लाइमेटिक डिवीज़न रखा उसमें भी उन्होंने ब्रीफ करके ये बताया कि 4 टाइप के हमें क्लाइमेट्स और ज़्यादा मिलेंगे। यह शुष्क प्रकार की जलवायु थी या फिर ड्राई क्लाइमेट। अगर हम बात करें थर्ड ग्रुप की, तो थर्ड ग्रुप का उन्होंने नाम रखा समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु या फिर हम जानते हैं उसे वार्म टेम्परेट रेनी, यानी कि ये हमारे शीतोष्ण क्षेत्रों में मिलेगी और यहाँ पर हमें वर्षा भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले कैपिटल सी जो उनका अपना ब्लॉक लेटर है, उसी के साथ एफ, फिर सी, उसके साथ डब्ल्यू स्मॉल में है और सी कैपिटल में है और फिर स्मॉल एस। जब उन्होंने तीसरा ग्रुप दिया, फिर उन्होंने चौथा ग्रुप दिया। चौथा ग्रुप में उन्होंने बताया शीतोष्ण जलवायु, लेकिन यह आर्द्र भी होगी और शुष्क भी होगी। यहाँ पे उन्होंने कैपिटल डी, स्मॉल एफ, कैपिटल डी और स्मॉल डब्ल्यू, ये चौथा ग्रुप हुआ। चौथे के बाद उन्होंने जो अपना पांचवा ग्रुप दिया जो कि रिप्रेजेंट करता है ध्रुवीय क्षेत्रों को। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में 2 टाइप का, कैपिटल ई, टी यानी कि तुंद्रा रीजन, फिर ई कैपिटल होगा और साथ में एफ, एफ का मतलब होगा थोड़ा फॉरेस्ट रीजन, यानी कि ये होगी तो ई टाइप की क्लाइमेट, पर वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत वनीय प्रकार देखने को मिलेंगे। तो ऐसे अगर हम बात करें तो कोपेन महोदय ने जो ओवरऑल जो अपने वर्ल्ड का क्लासिफिकेशन दिया, तो ए टाइप के साथ में अगर हम बात करते हैं तो ए में हमें जो हमें ए टाइप का क्लासिफिकेशन दिया, तो ए में अगर हम देखें तो ए में हमें ओवरऑल 4 टाइप के क्लाइमेट मिलते हैं। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी में हमें 4 टाइप के क्लाइमेट मिलते हैं, और अगर हम सी की बात करते हैं तो सी में हमें 3 टाइप के मिलते हैं, डी में 2 टाइप के मिलते हैं, और ई की बात करते हैं अगर हम तो इसमें भी 2 टाइप, यानी कि ओवरऑल 4, 4, 8 एंड 3, 11 एंड 2, 13 एंड 2, 15, यानी कि जो पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो हमें कोपेन के अनुसार 15 टाइप्स की देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा कुछ मेन बॉडी का मैटर था जिसको हम अपने कोपेन के क्लासिफिकेशंस में इस टाइप से लिख सकते हैं। तो हमारा एग्ज़ाम, जैसे हमने अपना आंसर की बात की थी, तो सबसे पहले हमने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, फिर हमने उनके बेसिस बताए कि किन बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना फर्दर क्लासिफिकेशन किया। तो फिर वहाँ पर 5 टाइप के कैपिटल लेटर्स और फिर स्मॉल लेटर्स जो 4 टाइप्स के थे, उन दोनों को कैपिटल और स्मॉल लेटर को मिलाया और फिर उन्होंने वर्ल्ड की ओवरऑल क्लाइमेट्स को फर्दर डिवाइड किया। तो ऐसा कुछ था क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन कोपेन महोदय के द्वारा, जो कि हमारा यूपीपीएससी 2018 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि हमारा क्लाइमेटिक स्कीम की बात पूछता है हमसे थॉर्नटवाइट की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ थॉर्नटवाइट स्कीम ऑफ क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। थॉर्नटवाइट के जलवायु वर्गीकरण की योजना की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अब अगर हम थॉर्नटवाइट की बात करते हैं या थॉर्नटवाइट की बात करते हैं, तो थॉर्नटवाइट ने कोपेन के ही क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाया। तो 1931 में जब थॉर्नटवाइट ने अपना क्लासिफिकेशन दिया, तो इनका ये कहना था कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति जो होगी वह उस क्षेत्र की जलवायु की सूचक होगी, यानी कि उसका इंडिकेटर होगी कि उस क्षेत्र में कैसी जलवायु मिलती। एग्जैक्ट बिल्कुल बेस है बात, और इनकी बात को हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में जाते हैं
तो उस मरुस्थलीय क्षेत्र में हमें कटीले वन या फिर हमें कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं। अगर हम किसी अच्छे वर्षा वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पे सदाबहार वन मिलते हैं, जैसा कि हमने देखा ही हो, आप सबने भी देखा होगा और हमने भी नोटिस किया है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो ज़्यादा हरा भरा है, वहाँ पर अच्छे वन हमें देखने को, घने वन देखने को मिलते हैं। तो इसी आधार पर थॉर्डवेट ने अपना क्लासिफिकेशन को आगे बताया और उन्होंने ये कहा कि जो वनस्पति हैं, जो वेजिटेशन है, उन पर जो रेनफॉल का इम्पैक्ट है वो बहुत अच्छा पड़ता है। और एक रेनफॉल और उसी के साथ उन्होंने एक टर्म और जोड़ी, टेम्परेचर, यानी कि किसी भी वेजिटेशन पर वहाँ पर होने वाले टेम्परेचर का इफेक्ट और वहाँ पर होने वाली रेनफॉल, ये दोनों ही इम्पैक्ट डालते हैं। जो इनके दो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसके आधार पर इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन किया या वर्गीकरण किया, तो इन्होंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनका प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, वर्षण दक्षता। सेकंड फैक्टर इनका टेम्परेचर इफेक्टिवनेस यानी कि तापीय दक्षता। तो अगर हम तापीय दक्षता की बात करें तो तापीय दक्षता एक वह एफिशिएंसी होगी जो कि किसी भी एक रीजन में जो टेम्परेचर है वहाँ पर वो हमें बताएगा। साथ ही साथ अगर हम प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस की बात करें तो यह है किसी भी एक क्षेत्र विशेष में जो वहाँ की वनस्पति है, वहाँ पर होने वाले उस वर्षा का क्या इम्पैक्ट है। तो यह चीज़ आएगी प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, और हम जिसको मान सकते हैं वर्षण दक्षता। तो थॉर्नटवाइट महोदय ने जो अपना क्लासिफिकेशन का आधार रखा वो एक वर्षण दक्षता रखी जिसको हम जानते हैं प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, और एक तापीय दक्षता यानी कि टेम्परेचर इफेक्टिवनेस। इन दो आधारों पर उन्होंने अपना पूरा वर्गीकरण दिया, जहां पर सबसे पहले उन्होंने वर्षण दक्षता के अंतर्गत अपनी कुल 5 जोन्स का डिस्क्रिप्शन दिया। तो इन्होंने भी वही कैपिटल ए यूज़ किया, बी यूज़ किया, सी, डी और फाइनली ई यूज़ किया। इनमें ए वाले को सबसे ज़्यादा नम रखा, बी को आर्द्र रखा, सी को उपोष्ण के अंतर्गत रखा, फिर डी के अंतर्गत अर्ध शुष्क और ई के अंतर्गत शुष्क क्षेत्र, यानी कि जो वर्षण दक्षता थी उसके आधार पर इन्होंने अपने इन 5 लेटर्स को डिवाइड किया। इन 5 लेटर्स के साथ उन्होंने जो अपनी वनस्पतियों का वर्गीकरण दिया, तो उन्होंने कहा कि जो ए क्षेत्र हैं, जो नम क्षेत्र हैं, वहाँ पे वर्षीय वन या फिर मानसूनी वन देखने को मिलेंगे। अगर हम बी की बात करें जो कि हमारा आर्द्र क्षेत्र है, तो वहाँ पर सिर्फ हमें जंगल देखने को मिलेंगे। सी की बात करें अगर, तो जिसको उन्होंने सब ह्यूमिड कहा यानी कि अर्ध आर्द्र, तो यहाँ पर उन्होंने घास के मैदानों की बात रखी। डी में शुष्क की बात रखी जो कि हमारे स्टेपी टाइप के वनों के बारे में बताया, और ई में जो कि शुष्क क्षेत्र थे उनको उन्होंने मरुस्थलीय प्रकार के अंतर्गत रखा या फिर मरुस्थल प्रकार की वनस्पतियों को उसके अंतर्गत रखा। तो यह है थॉर्नटवाइट का एक वर्षण के आधार पर एक वर्गीकरण, साथ ही साथ उनसे जुड़ी वहाँ पर कैसी वनस्पतियाँ होंगी ये बताया। इसके बाद इसी वर्गीकरण को थॉर्नटवाइट ने फिर आगे करते हुए और इन 5 जोन्स को 21 जोनों में विभाजित किया। तो यह एक सबसे पहला आधार उनका वर्षण दक्षता के आधार पर। जो उन्होंने दूसरा आधार लिया वो तापीय दक्षता के आधार पर लिया, जिसको उन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे बताया कि जहाँ जहाँ पर या जिन जिन क्षेत्रों में कैसा कैसा तापमान मिलता है। तो सबसे पहला एक उनके पास ए डैश, यानी कि जो तापीय दक्षता थी उसको उन्होंने अपने उस कैपिटल लेटर के साथ डैश से डिनोट करना शुरू करा। ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, साथ में ई डैश और फिर एफ डैश। इस आधार पर उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया। और अब जब ये सारी चीज़ों को कंबाइंड किया तो उन्होंने वर्षण दक्षता के आधार पर और तापीय दक्षता के आधार पर अपने पूरे विश्व के जलवायु का वर्गीकरण दिया। और इनके अनुसार अगर हम बात करें तो इन्होंने ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन दिया है वो 32 टाइप्स का
दिया है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोपेन की तो उन्होंने 15 टाइप्स का क्लासिफिकेशन किया है पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट्स को। अब अगर हम इसकी कंक्लूज़न पे जाएं तो कंक्लूज़न के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होगी वो हमें ये कि हमें इसके कुछ निगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी पता रहना चाहिए और इन्होंने कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी या फिर इनके क्लासिफिकेशन में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो कुछ निगेटिविटी की बात की जाए तो इन्होंने फिज़िकल फैक्टर्स जो हैं यानी कि जो भौतिक जो हमारे घटक हैं जैसे कि कहीं का उच्चावच है, मृदा है, उसको इन्होंने टोटल नेग्लिजिबल रखा है और उन्होंने कुछ भी क्लासिफिकेशन में अपने क्लाइमेट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट इनका नहीं बताया है। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने अपने इस क्लासिफिकेशन में जो ट्रांसवेपोरेशन हो रहा है, संभाव्य वाष्पोत्सर्जन, उसके भी बारे में कोई डेटा इन्होंने नहीं दिया है। तो इस टाइप से कुछ इनके ये निगेटिव हैं। अगर हम इनके कुछ पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनका पॉजिटिव है वो ये है कि इन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया उसमें वाटर के यूज़ की बात की गई है। ठीक, तो वाटर का यूज़ इनका एक सबसे पॉजिटिव है। साथ ही साथ इन्होंने अपना जो एक फैक्ट दिया इस क्लासिफिकेशन में, तो इन्होंने ये कहा कि वर्षण से प्राप्त जल की तुलना वास्तविक रूप से उपेक्षित मात्रा से की जाए, जो कि मासिक जल अधिशेष तथा जल न्यूनता को निर्धारित करने में आसानी होती है। यानी कि जो हमारा ओवरऑल रेनफॉल हो रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है एटमॉस्फेयर में, मॉइस्चर में, ह्यूमिडिटी में और जो लैंड पे, इन सब को एक पर्टिकुलर डेटा में कंक्लूड करना चाहिए और सारे के सारे जल को ही माना जाए। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारे पास वाटर लॉस कितना हो रहा है। तो ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन दिया थॉर्नटवाइट ने। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जहां पे हमसे पूछा गया डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ सिरोको एंड मिस्ट्रल। सिरोको एंड मिस्ट्रल के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो जैसा कि अगर हम बात करें तो यह है यूपीएससी के 2014 में पूछा गया एक बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर हम सिरोको के बारे में जानें तो यह एक प्रकार से गर्म, शुष्क एवं धूल या फिर इसमें कुछ ये कहा जाए कि बालू के कण बहुत अधिक मात्रा में हमें मिलते हैं और ये एक प्रकार की स्थानीय पवन है जो कि सहारा मरुस्थल से चलती है उत्तर की दिशा में, और जब ये भूमध्य सागर को क्रॉस करती है तो ये इटली पहुंचती है, स्पेन पहुंचती है, और जब ये यहाँ पर पहुंचती है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और फिर जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ती है तो जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं या फिर ये कहा जाए कि चक्रवातीय जो तूफान हैं उनके ओरिजिन के लिए यह एक कारण बनती है जब ये मेडिटेरेनियन सी या फिर भूमध्य सागर के ऊपर से चलती है। एक इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर यह है कि यह गर्म होती है और फिर जैसे जैसे ये एटलस के पर्वतों से नीचे उतरती है ये और अधिक गर्म होती जाती है। अगर हम सिरोको को और जानें तो इसको कई स्थानीय नामों से जाना जाता है अफ्रीका में, जैसे कि खमसिम के नाम से इजिप्ट में जाना जाता है, लीबिया में इसे गिबली के नाम से जाना जाएगा और तुनिशिया में इसे चिली के नाम से। जो अरब का मरुस्थल है वहाँ पर इसी स्थानीय पवन को सिमूम के नाम से जाना जाता है। सिरोको अपना भूमध्य सागर से काफ़ी मॉइस्चर को अटेन करती है और जो हमारा सदर्न पार्ट है इटली का वहाँ पर काफ़ी भारी वर्षा करती है। जब ये वर्षा करती है तो जो बालू के कण हैं वो कुछ रेडिश होते हैं, इसलिए वहाँ पर जब इनसे वर्षा होती है तो काफ़ी रेडिश नेचर में होती है, जिसके कारण इसको ब्लड रेन भी कहा जाता है। और अगर हम और बाकी बात करें तो सिरोको एक सबसे निगेटिव जो ये कहा जाए इम्पैक्ट डालती है इटली और स्पेन के क्षेत्रों में जो कृषि होती है उस पर। तो सिरोको का ये कुछ निगेटिव इम्पैक्ट। तो जैसे आपसे पूछा गया सिरोको के बारे में तो सिरोको के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ। अब अगर हमसे बात की जाए मिस्ट्रल की तो मिस्ट्रल एक ठंडी स्थानीय पवन है जो कि स्पेन और फ्रांस के रीजन में चलती है
अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर, जहाँ पर यह काफ़ी कॉमन हो जाती है और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है विंटर सीज़न में, क्योंकि विंटर सीज़न में यूरोप में काफ़ी हाई प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप हो जाता है। और मेडिटेरेनियन सी वाला अगर हम रीजन की बात करें तो वहाँ पर लो प्रेशर एरिया होता है, तो जिसके कारणवश हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर यूरोप के लैंड रीजन के अंदर और मेडिटेरेनियन सी के ऊपर अगर हम बात करें तो लो प्रेशर एरिया यानी कि निम्न दाब क्षेत्र, जिसके कारण ये क्या करती है, धीरे धीरे जो हमारा मध्य पठारीय क्षेत्र है जैसे कि रोन वैली वाला, उसमें ये नीचे की तरफ बैठना शुरू हो जाती है और फिर ये फ्रांस के सदर्न कोस्ट पे पहुंचती है। तो जैसे जैसे ये विंड जो है सदर्न कोस्ट पर नीचे की तरफ बैठना शुरू करती है तो वहाँ पर ये काफ़ी स्टॉर्मी कंडीशंस को डेवलप करती है, जिससे कि ये देखने को मिलता है कि जो सदर्न कोस्ट है फ्रांस की, वहाँ पर तेज़ हवाएं चलने लगती हैं जिनकी स्पीड 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक बताई जाती है और ये कुछ बढ़ते बढ़ते 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच जाती हैं। इनसे काफ़ी अफेक्ट पड़ता है जो उस रीजन में एयर फ्लाइट्स होती हैं उनके ऊपर, और जैसे जैसे ये मिस्ट्रल विंड्स पहुंचती हैं जिन जिन रीजन्स पे, वहाँ के ये टेम्परेचर में बहुत तीव्रता से कमी लाती हैं, यानी कि सडन डाउनफॉल देखने को मिलता है वहाँ पर टेम्परेचर में, जिससे कि वहाँ के उस रीजन में जो ठंडक है, जो शीत ऋतु में, वो काफ़ी एक्सट्रीम पे पहुँचने लगती है। तो जैसा कि ये क्वेश्चन था, तो आप देखिए उन्होंने जो क्वेश्चन किया है, उन्होंने एक तरफ पूछा सिरोको जो कि एक गर्म स्थानीय पवन है, एक तरफ उन्होंने पूछा मिस्ट्रल जो कि एक ठंडी स्थानीय पवन है। तो क्वेश्चंस को मैक्सिमम बार जब भी मैंने देखा है तो एक बहुत बैलेंस्ड मैनर में हमेशा पूछा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर ब्रिंग आउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर बेल्ट्स और एसोसिएटेड विंड्स ऑन द अर्थ सरफेस। धरातल पर वायुदाब की मेखलाओं एवं संबंधित पवनों के वितरण को दर्शाइए। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर हम प्रेशर बेल्ट्स की बात करें तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि ये हमारा वर्ल्ड में ये हमारे पास भूमध्य रेखा से ऊपर कर्क रेखा और इधर मकर रेखा, और साथ में यहाँ पे अगर हम देखें तो ध्रुवीय क्षेत्र। अब जो ये प्रेशर बेल्ट्स हैं या फिर वायुदाब पेटियाँ हैं, तो अगर हम इनकी बात करें तो जैसे कि ये हमारे पास भूमध्य रेखा, यहाँ पर हमारे पास कर्क रेखा, यहाँ पर मकर रेखा, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात अगर हम करते हैं तो लगभग 60 से 65 डिग्री तक हम इसको मान लेते हैं क्षेत्र को, और साथ में ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि 80 से 90। तो जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेशर बेल्ट्स हैं वर्ल्ड की, वो यही 7 मानी जाती हैं, जैसे कि एक ध्रुवीय क्षेत्र में, तो एक उत्तरी क्षेत्र में और एक दक्षिणी क्षेत्र में, तो 2 हो गई। साथ में अगर हम देखें तो 2 शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, यानी कि एक इधर और एक इधर के रीजन में। इसके बाद अगर हम देखें तो एक कर्क रेखा और एक मकर रेखा। तो जो हमारी दाब पेटियां हैं ये हमारे पृथ्वी पर टोटल 7 देखने को मिलती हैं। अब कहाँ कहाँ पर क्या इनकी विशेषता है, तो अगर हम इनकी बात करें तो जो इंट्रोडक्शन है तो वहाँ पर आप कुछ ऐसा दे सकते हैं कि जो हमारे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कौन सी पेटी डेवलप हुई है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ भूमध्य रेखा की, तो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है वो काफ़ी गर्म है, सबको पता है। तो गर्म होने के नाते जो वहाँ का टेम्परेचर है काफ़ी हाई और प्रेशर वहाँ पर काफ़ी लो। तो जो ये हमारी पेटी है ये एक निम्न दाब पेटी है और लो प्रेशर बेल्ट है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम बात करते हैं अपने कटिबंधीय क्षेत्रों की, यानी कि ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर रेखा, लगभग 25 से 30 डिग्री के आसपास, यहाँ पर हमें जो क्षेत्र इन पेटियों में मिलता है वहाँ पर तापमान में कुछ गिरावट आती है, जिसके कारण यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी पेटी है वो एक उच्च दाब की पेटी विकसित हुई है। साथ में अगर हम और आगे चलते हैं तो शीतोष्ण क्षेत्र पे, यानी कि शीतोष्ण क्षेत्र पे अगर हम देखें
शीतोष्ण क्षेत्र में भी हमें 2 पेटियां मिलेंगी। लगभग ये 60 डिग्री से 65 डिग्री के आसपास विकसित हुई हैं। परंतु यह जो पेटियां हैं ये निम्न दाब पेटी हैं। अब निम्न दाब पेटी जो विकसित हुई हैं वो इसलिए हुई हैं, ध्रुवीय क्षेत्र को अगर हम देखें तो काफ़ी ठंडा है, अगर हम अपने कटिबंधीय क्षेत्र को देखें तो वो काफ़ी गर्म है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जो हमारा तापमान इस ध्रुवीय क्षेत्र से जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो ये काफ़ी कम है, इसीलिए यहाँ पर एक निम्न दाब की पेटी विकसित हुई है। जो हमारे ध्रुवीय क्षेत्र हैं ठंडा है, अब ठंडा होने के नाते जहाँ पर तापमान काफ़ी कम हो वो हमेशा उच्च दाब का क्षेत्र होता है। तो तापमान और अगर हम प्रेशर की बात करें या फिर हम टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें और अगर हम दाब और तापमान की बात करें तो इनमें ये रिलेशन है, जैसे अगर तापमान ज़्यादा होगा तो वायु दाब काफ़ी कम होगा, अगर तापमान कम होगा तो वायु दाब काफ़ी ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हमें अपने विश्व में कुल 7 पेटियों का विकास दिखता है। कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म, तो यहाँ पर आपको कुछ इनके बारे में बताया गया जो आपको बताना होगा। अगर हम और देखें तो जो हमारी ये पेटियाँ हैं, इन पेटियों में कोई पवनें हैं जो चलती हैं, जिनको हम प्लानेटरी विंड्स भी कहते हैं, परमानेंट विंड्स भी कहते हैं और स्थायी पवनें भी कहते हैं। तो अगर हम इनकी विंड्स की डायरेक्शन के लिए जैसा इसमें पूछा गया है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा ये कटिबंधीय क्षेत्र है, इस कटिबंधीय क्षेत्र में जो हमारी पवनें हैं वो मुख्यतः पूर्व की ओर से चलती हुई मिलती हैं। ऐसे ही जब हम इस निम्न दाब की पेटी से ऊपर चलते हैं यानी कि हम अपने शीतोष्ण क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो हमें पवनें मिलती हैं उनको हम पछुआ पवनों के नाम से जाते हैं, वेस्टर्लीज। ऐसे ही जो ये पछुआ पवनें हैं ये हमेशा पश्चिम दिशा की ओर से चलती हैं। तो ये हमारे पछुआ पवनों की विशेषता वेस्टर्लीज की। ऐसे ही जो हमारी ध्रुवीय पवनें हैं, तो जो हमारी ध्रुवीय पवनें हैं ये हमारी पूर्व दिशा से चलती हैं, तो इनकी विशेषता ये पूर्व दिशा से चलती हैं। तो जो हमें विंड्स के डायरेक्शन के बारे में बात बताई गई, तो जो ध्रुवीय पवनें हैं वो चलती हैं पूर्व की ओर से, जो पछुआ पवनें हैं जो हमारे शीतोष्ण कटिबंध में चलती हैं वो पश्चिम दिशा से चलती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं जो हमारी कटिबंधीय क्षेत्रों में पवनें चलती हैं, तो उन कटिबंधीय क्षेत्रों में जो पवनें चलती हैं वो पूर्व से चलती हैं और उन्हें हम व्यापारिक पवनों के नाम से भी जानते हैं या फिर ट्रेड विंड्स भी हम उन्हें जानते हैं। तो ये कुछ हमारे विश्व की दाब पेटियां और उनके अंतर्गत जो पवनें चलती हैं उनकी दिशाएं। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे हमसे बात की गई है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में या फिर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी 2018 में। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि हमारा पूछा गया है टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड यानी कि शीतोष्ण चक्रवातों के संबंध में। इसीलिए मैंने इन दोनों क्वेश्चन को लिया है कि एक हमें शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया और एक हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 की यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और हम उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, इनका एक सबसे बेस्ट फीचर या फिर एक इनका बेसिक फीचर, ये हमेशा हमें जो हमारे विश्व में कर्क रेखा और मकर रेखा है उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ही ये हमें विकसित होते हुए दिखते हैं, इसीलिए इनको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। अब जैसे कि बात की गई है ओरिजिन की यानी कि इनके विकास की, अब हमने देखा जो हमारे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं ये मुख्यतः विश्व में कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में विकसित होते हैं। ये तो इनकी कुछ ओरिजिन। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इनके विकास की बात करें, तो जैसे जैसे समर सीज़न हमारा जिन क्षेत्रों में बढ़ेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो लैंड है उसमें टेम्परेचर में तेज़ी से बढ़ोतरी या फिर इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो हमारे सीज़ हैं वहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ेगा।
तो जो सीज़ का सरफेस टेम्परेचर है वो भी बढ़ेगा। तो लेट समर्स में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि जो लैंड का टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा होगा और सी का काफ़ी कम होगा। तो इसलिए वहाँ पर हमें साइक्लोन्स की फॉर्मेशन स्टार्ट होती हुई दिखने लगेगी। तो जैसे कि हम इंडिया में रहते हैं, तो हम इंडिया में देखें कि जो हमारे लेट समर सीज़न है वहाँ पर हमें तूफ़ान, आंधी, चक्रवात ज़्यादा आते हुए दिखते हैं। ऐसे ही कई बार ऐसा भी क्वेश्चंस पीटी में पूछा गया कि जो हमारे चक्रवात हैं वो बंगाल की खाड़ी में ही क्यों आते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारी व्यापारिक पवनें, जो स्थायी पवनें, वो हमारी ईस्ट से फ्लो होती हैं। तो जब ईस्ट से फ्लो होंगी तो पहले पूर्वी तट पे आएंगी, अब पश्चिमी तट तक तो वो पहुंच नहीं सकती क्योंकि स्थल पे ये सारी पवनें कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो ये कुछ उनके विकास की बात। अब अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो जो इनकी विशेषताएं हैं, तो इनकी विशेषताओं में एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो इनकी विशेषता मिलती है वो ये है कि जैसे ही ये आना शुरू होते हैं तो टेम्परेचर में सडन इंक्रीज़ देखने को मिलती है। और जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, तो अगर हम इनको देखें तो ये हमेशा लो प्रेशर का ही सेंटर होता है इनका। इसीलिए क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर भी इनका कैसा होगा, लो होगा। ऐसे ही इनकी एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर हमें ये देखने को मिलती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो जो मॉइस्चर है वो क्लाउड्स बनते जाएंगे, और जब ये पहुंचते हैं कोस्टल रीजन्स में यानी कि तटीय क्षेत्रों में तो बहुत भारी वर्षा करते हैं। तो ये सब इनकी विशेषता है। अगर हम इनकी विंड स्पीड की बात करें तो नॉर्मली ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक और 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक हमें देखने को मिलती है। और जैसे जैसे ये हमारे लैंड रीजन पे पहुंचते जाते हैं तो इनको जो टेम्परेचर में डिफरेंस है जैसे कि लैंड में और सी में वो काफ़ी कम होता जाता है, इसीलिए ये लैंड पे पहुंचते पहुंचते कमज़ोर होते जाते हैं। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन से जुड़े क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जहाँ पर बात की गई है टेम्परेट साइक्लोन्स को और उनके बारे में कुछ उनके अफेक्ट्स जो हमारे उस क्षेत्र में जो कि जलवायु पर देखने को मिलते हैं या वहाँ पर मौसम पे देखने को मिलते हैं, उनके ऊपर बात करने को बताया गया है। तो सबसे पहले जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये हमें जो वर्ल्ड में मिलते हैं, तो वर्ल्ड में ये हमें मिलेंगे मैक्सिमम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी कि हमारे पास 60-65 डिग्री, और अगर हम इधर देखें तो 30 और 35 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री और 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य में जो भी क्षेत्र आएगा वो शीतोष्ण क्षेत्र होता है। और यहीं पर हमें शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति मिलती है। अब अगर हम इनकी बात करें कि ये ओरिजिनेट कैसे हो जाते हैं, तो इनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है ओरिजिनेट करने का, तो उसमें जो रोल प्ले करते हैं वो वाताग्र यानी कि फ्रंट्स और फ्रंटोजीनेसिस की वो प्रोसेस है जिससे कि इनका डेवलपमेंट हमें मिलता है। तो अगर मैं फ्रंट्स की बात करूं तो फ्रंट यानी कि वाताग्र एक बहुत बड़ा एयर का मास, जब दो अपोजिट नेचर के जैसे कि एक ठंडा और एक गर्म जब एक दूसरे को पुश करते रहेंगे लगातार, तो जो गर्म है वो तो हल्का है, वो सडनली ऊपर उठ जाएगा। तो जब वो ऊपर उठेगा तो उससे देखने को ये मिलेगा कि जो कोल्ड है वो नीचे बैठेगा, और इसी वजह से हमें टेम्परेट साइक्लोन्स का फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है टेम्परेट साइक्लोन के ओरिजिन होने का। अब अगर हम और बात करते हैं इनके फीचर्स को अगर हम देखें तो एक फीचर हमें एक सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि जब कभी भी टेम्परेट साइक्लोन्स का डेवलपमेंट होता है तो हमें मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन ये सडन जिसे कहा जाए एकदम से एक्टिव होता है। इसीलिए जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इनको हम जल्दी से जज नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारा वार्म एयर का पैकेट है वो पुश कर रहा है कोल्ड एयर के पैकेट को, और जैसे जैसे वो दोनों पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, तो देखने को ये मिलेगा कि जो कोल्ड एयर पैकेट है वो नीचे बैठेगा और जो वार्म है वो ऊपर उठ जाएगा। अब जब वार्म उठेगा तो एकदम से जो मॉइस्चर है वो क्लाउड्स बनेंगे और खूब सारी वहाँ पर वर्षा देखने को मिलेगी। तो टेम्परेट साइक्लोन्स इसीलिए ज़्यादा लॉस इनकर करते हैं।
तो ये भी कुछ इनके फीचर्स की बारे में बताया गया। अब अगर हम और बारे में बात करें या फिर हम इनको ये देखें कि जो इनका अफेक्ट है वेदर पे, तो ज़्यादातर अगर हम ये कहते हैं तो ये कोल्ड सीज़न के स्टार्ट होने से पहले बना करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो क्लाइमेट ठंडा हो रहा होता है और जो वार्म एयर है वो बार बार ऊपर उठने की कोशिश करती है, इसीलिए ये कोल्ड सीज़न के स्टार्ट होने से पहले ज़्यादा डेवलप होते हुए हमें मिलते हैं। तो यह भी एक इनका सबसे बड़ा अफेक्ट है जो वेदर पर देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, तो जो एक इनके सबसे इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर ये हमें मिलेंगे, तो सबसे पहले तो अगर हम नाम लें तो एक मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियाई सी या फिर कैरेबियन सी, फिलीपींस का क्षेत्र जो है वहाँ पर भी हमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात मिलेंगे, चाइना सी या फिर चीन सागर, जापानीज़ आइलैंड्स या फिर जापान का जो द्वीपीय समूह क्षेत्र है वहाँ पर भी हमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही मिलेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो अरब सागर में भी विकसित होते हुए दिखेंगे, बंगाल की खाड़ी में भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे, मडागास्कर के करीब वाले क्षेत्र में भी हमें खूब सारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित होते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो हमारा फिजी वाला क्षेत्र है वहाँ पर भी हमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात मिलेंगे। अब अगर हम बात करते हैं शीतोष्ण चक्रवातों की, तो शीतोष्ण चक्रवात जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं। तो जैसे कि शीतोष्ण के अगर हम देशों की बात करें तो जैसे उत्तरी अमेरिका है, कनाडा है, तो जो उनके तटीय क्षेत्र हैं या जो उनके स्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हमें शीतोष्ण चक्रवात ज़्यादा मिलते हैं। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा शीतोष्ण क्षेत्र है वहाँ पर हमें शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति मिलती है और जो हमारा कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विकसित या फिर ओरिजिन मिलता है। कहाँ कहाँ पर मिलते हैं ये भी मैंने आपको फीचर्स बता दिए कि किन किन लोकेशन में वर्ल्ड में वो मिलते हैं। इनको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि चाइना की तरफ अगर हम चलें तो वहाँ पर हम देखें तो टाइफून्स, हरिकेन्स जैसे कि ये नाम हैं, तो अलग अलग रीजन में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ तक हमारा आज का वीडियो था जिसको हमने डिस्कस किया। कई सारे हमने मेंस के अपने क्वेश्चंस को देखा कि किस ट्रेंड से उन्होंने पूछा। अब ये हमारा जो पहला वीडियो है तो इसमें एक हमारा आपसे ये कहना है कि आप इस वीडियो को देखकर कमेंट्स करें। जैसा भी आपको कुछ फर्दर डेवलपमेंट चाहिए वो आप हमें बताएं और उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, क्योंकि ये एक मेंस की डिस्कशन की सीरीज़ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो जैसे आज क्लाइमेटोलॉजी पे बात की, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो अपने कमेंट देना आप कमेंट बॉक्स में ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।